अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरीबा साकिब है और मैं इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ साकिब फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है माहवारी से रिलेटेड, ख़वातीन की माहवारी या पीरियड से रिलेटेड। बहुत सी ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि जब हमें पीरियड्स होते हैं तो हमें बेतहाशा दर्द महसूस होती है, और कुछ ख़वातीन को तो इतनी दर्द होती है कि वो कहती हैं कि गोलियों से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम जब तक टीका ना लगवाएं हमें आराम नहीं आता। कुछ ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि हमें इतनी शिद्दत से पेन होती है कि हम बेहोश हो जाती हैं। क्या रीज़न्स हो सकते हैं माहवारी में तकलीफ़ के? एक डिज़ीज़ है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसके अंदर ये होता है कि जब पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है बच्चेदानी में या यूट्रस में, तो उसके साथ ही ब्लीडिंग पेट के कुछ और हिस्सों में भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो तकलीफ़ शुरू हो जाती है। बहुत कॉमन साइट्स हैं कि अंडेदानियाँ या ओवरीज़ में ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड की सिस्ट बन जाती हैं। उसके अलावा उसके बाहर जो पेल्विस जिसको हम कहते हैं उस उधर हो जाती है ब्लीडिंग। तो ये वाली जो ब्लीडिंग है जो यूट्रस के अलावा बाकी जगहों पे होती है, ये बहुत तकलीफ़देह होती है कुछ मरीज़ों के लिए। इसके लिए कुछ दवाइयाँ ट्राई की जा सकती हैं। अगर तो पेशेंट जो है वो फैमिली कंप्लीट कर चुका है और अभी बच्चे नहीं चाह रहा, तो उनकी अमूमन दवाइयों टीकों की मदद से पीरियड्स या माहवारी रोक दी जाती है। जब माहवारी रुक जाती है तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उस तकलीफ़ की जो एसोसिएशन है या उसका जो ताल्लुक़ है वो पीरियड्स के साथ है। इसी तरह एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट्स जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो 9 महीने के लिए तो वैसी माहवारी नहीं आनी होती, तो 9 महीने के लिए उनको पेन से भी निजात मिल जाती है। उसके बाद अगर वो अपने बेबी को फ़ीड कराती हैं तो उसकी वजह से भी पीरियड्स रुक जाते हैं, तो आप समझ लें कि और 6-7 महीने उनकी माहवारी रुक जाती है, तो वो काफ़ी उनके लिए ईज़ आउट हो जाती है तकलीफ़। और जब दोबारा माहवारी शुरू होती है तो पेन जो है वो शुरू से शुरू होती है, तो अमूमन उसकी शिद्दत पहले कम होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है पेन की? इसको हम कहते हैं एडिनोमायोसिस, या उसके अंदर ये होता है कि जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसकी लाइनिंग में डिस्टर्बेंस होती है, वो तकलीफ़ दे रही होती है मरीज़ को। तीसरी कॉज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOS में भी कुछ पेशेंट्स को बहुत तकलीफ़देह पीरियड्स आते हैं। चौथी फाइब्रॉइड्स, जिसको आम ज़ुबान में रसोली कहा जाता है। कोई परेशान कुन बात नहीं होती है, ये बच्चेदानी की लाइनिंग के अंदर या बच्चेदानी की दीवार के अंदर आप समझें कि रसोली बन जाती है। उसको रिमूव किया जा सकता है सर्जरी के ज़रिए और उससे पेशेंट को आराम मिल सकता है। साथ ही साथ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, बहुत से पेशेंट्स की ये भी कंप्लेन होती है कि हमारी जो माहवारी है वो रेगुलर नहीं है, हमें पता ही नहीं है पैटर्न क्या है। कभी महीने बाद आ जाती है, कभी 2 महीने बाद आ जाती है, कभी 3 महीने बाद आ जाती है, कभी 4 महीने बाद आ जाती है, तो माहवारी का कोई पैटर्न नहीं है। अब इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जिस्म में, खातून कोई भी, जैसे थायराइड का कोई मसला हो, प्रोलैक्टिन का कोई मसला हो, वो यूँ पीरियड्स को इरेगुलर कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर पे जाना चाहिए, वो उनके सारे टेस्ट कराएंगे जो हार्मोन्स के हैं, उनका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उनको बहुत ही चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या रीज़न है। बहुत बच्चियाँ जब वो डाइटिंग करती हैं एकदम से, बहुत वज़न जब एकदम से चेंज करती हैं, कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करती हैं, जैसे शादी से पहले बच्चों को ख्याल आया कि हम अपना वेट रिड्यूस कर लें, डाइटिंग भी शुरू कर दी, टिका के वर्जिश भी शुरू कर दी, जब ये एकदम से इतनी चेंजेस आती हैं जिस्म में, उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इसी तरह एकदम से कोई बहुत ज़्यादा वेट गेन करता है, उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी, इन सारी चीज़ों से पीरियड्स बहुत असर लेते हैं। अगर रिलैक्स होगी पेशेंट तो उसके पीरियड्स ठीक आएंगे। वही पेशेंट जब एंग्जाइटी या स्ट्रेस का शिकार होगी तो उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। इसी तरह PCOS में पेशेंट्स जो हैं वो इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स की कंप्लेन करते हैं कि पीरियड्स में वक्फ़ा बढ़ जाता है। PCOS में अमूमन कभी 3 महीने का वक्फ़ा पड़ जाता है, कभी 4 महीने का वक्फ़ा पड़ जाता है, कभी 2 महीने का, कभी उससे भी ज़्यादा का। सो ये सारी वो रीज़न्स हैं जो इरेगुलर पीरियड्स कर सकती हैं। तो ऐसे मरीज़ों को क्या करना चाहिए कि डॉक्टर पे जाना चाहिए। जाएंगे, डॉक्टर उनके कुछ टेस्ट वगैरह कराएंगे और उधर से वो उनको फिर समझाएंगे कि आया कि उनकी इस इरेगुलरिटी की वजह क्या निकली और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अमूमन जो इरेगुलर पीरियड्स या पेनफुल पीरियड्स होते हैं वो परेशानी की अमूमन बात नहीं होती है और उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकता है।
سو اس لیے پریشان ہوئے بغیر ڈاکٹر پہ جانا چاہیے اور جو ڈاکٹر مشورہ دے اس پہ عمل کرنا چاہیے. بہت سی ان میں سے کازز ہیں جس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دوائیوں سے ہی ہو جاتا ہے, اور بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کا ٹریٹمنٹ آپریشن یا سرجری سے ہو سکتا ہے. لیپروسکوپی اب تو آ گئی ہے تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, پیشنٹ جو ہے وہ لیپروسکوپی کے تھرو اس کو ٹریٹ کرا سکتا ہے, آیا کہ وہ انڈومیٹریوسس ہے یا اڈینومایوسس ہے, تو وہ کچھ بھی جو ہے ٹریٹمنٹ سب اویلیبل ہیں. میجر سرجری سے پیشنٹ بچ سکتا ہے اور ان کو جانا چاہیے ڈاکٹر پہ, اور جو ڈاکٹر سجیسٹ کرے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اس ٹاک سے.